बेटा टिल्लू, अब तक हमने क्या पढ़ा सर HTML और CSS। और अब हम क्या पढ़ेंगे? सर जावास्क्रिप्ट। हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और सुपर एडवांस लेवल तक जाएंगे और एनिमेशंस के साथ पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो। और मैं बीच बीच में डाउट्स भी पूछता रहूँगा ताकि मेरे साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। और हाँ, हमारा AI चैटबॉट आपसे टेलीग्राम ऐप पर चैट करके पढ़ाई में हेल्प करेगा। वो आपको गाइड करेगा कि कब क्या पढ़ना है। पढ़ाई के बाद आपसे सवाल पूछकर आपका रिवीजन कराएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको असाइनमेंट्स देगा और अगर असाइनमेंट करने में आप कहीं अटकते हो तो आपकी हेल्प भी करेगा। सर मुझे तो पता है, पर नए स्टूडेंट्स को ये तो बता दो कि चैटबॉट से चैट शुरू कैसे करनी है। वो बताता हूँ वीडियो के आखिर में। अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। सर एक सवाल और था। वेबसाइट तो HTML CSS की हेल्प से भी बन जाती है, तो फिर जावास्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है? चलो समझते हैं। मान लो हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं। हम अपनी वेबसाइट पर एक पेज बनाना चाहते हैं जहाँ स्टूडेंट कोई भी नंबर लिखे तो उसका स्क्वायर दिख जाए। 2 लिखे तो 2 का स्क्वायर, 3 लिखे तो 3 का स्क्वायर। HTML और CSS की हेल्प से आप ये इनपुट और ये बटन तो बना लोगे, पर बटन के क्लिक पर रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि HTML CSS में आप जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते। किसी भी कैलकुलेशन के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट। यानी तीनों लैंग्वेजेस का अपना अपना काम है। जावास्क्रिप्ट का काम है कैलकुलेशन करके रिजल्ट पता करना, HTML का काम है उस रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना और CSS का काम है उस रिजल्ट को सजाना संवारना। चलो स्क्वायर कैलकुलेट करने वाला पेज बनाकर देखते हैं। मैंने HTML में लिख दिया 3 इंटू 3। लेकिन ऐसा करने से स्क्रीन पे 9 नहीं दिखेगा। स्क्रीन पे तो 3 इंटू 3 ही लिखा दिखेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया HTML में कैलकुलेशन नहीं होती। आप जो भी लिखोगे HTML तो ऐसा का ऐसा उठाकर स्क्रीन पर दिखा देगा। कंप्यूटर की दुनिया में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंबल तो हमारी दुनिया वाले ही होते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये होता है और डिवीजन का सिंबल ये। अगर हम कंप्यूटर वाला सिंबल भी लिख लें तो भी HTML में तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होने वाली। चलो अब सेम काम जावास्क्रिप्ट में करके देखते हैं। लेकिन पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा कहाँ जाए। CSS की तरह ही जावास्क्रिप्ट का कोड 3 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका है इनलाइन, जो हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे। दूसरा तरीका है स्क्रिप्ट टैग लिखो और ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग के बीच में अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखना शुरू कर दो। सेम वैसे ही जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टाइल टैग के बीच में CSS कोड लिखते हैं। फर्क बस इतना है कि स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर ही लिखा जाता है, जबकि स्क्रिप्ट टैग बॉडी टैग के अंदर भी लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका समझ आ गया? चलो अब इसे हटाकर तीसरा तरीका समझते हैं। तीसरा तरीका है कि अलग से एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाओ और उसे अपनी HTML फाइल में लोड कर लो। जैसे HTML फाइल के नाम के आखिर में .html होना ज़रूरी है और CSS फाइल के नाम के आखिर में .css होना ज़रूरी है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट फाइल के नाम के आखिर में .js होना ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट फाइल को अपनी HTML फाइल में लोड करने के लिए आपको HTML फाइल में लिखना होगा स्क्रिप्ट टैग और फिर src में देना होगा अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ। जावास्क्रिप्ट फाइल को लोड कराने के लिए स्क्रिप्ट टैग हेड में भी लिखा जा सकता है और बॉडी में भी। पर कहाँ लिखने के क्या फ़ायदे हैं वो हम पढ़ेंगे कोर्स में आगे। तो जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के ये 3 तरीके हो गए। पहला इनलाइन, जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा स्क्रिप्ट टैग के बीच में कोड लिखना। और तीसरा अलग फाइल बना के कोड लिखो और उस फाइल को अपनी HTML फाइल में लोड कर लो। लेकिन कोड योगी स्टूडेंट्स के लिए एक चौथा तरीका और है। editor.codeyogi.io पे जाओ
और जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करके जावास्क्रिप्ट कोड लिखना शुरू कर दो। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोड योगी एडिटर की जावास्क्रिप्ट फाइल और HTML फाइल पहले से आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए आपको HTML फाइल में स्क्रिप्ट टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ आपको HTML हेड और बॉडी टैग लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सीधा HTML का वो कोड लिखो जो आप बॉडी टैग के अंदर लिखते। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा सिर्फ तब करना है जब आप कोड योगी के एडिटर में कोड लिख रहे हो। जो स्टूडेंट्स अपने कंप्यूटर पर फाइल बनाकर कोड लिख रहे हैं, उन्हें तो हेड या बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिखकर जावास्क्रिप्ट फाइल लोड करानी ही पड़ेगी। चलो अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू करते हैं। HTML में 3x3 लिखा तो स्क्रीन पर 3x3 ही लिखा आ रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि 9 लिखा आए। तो चलो HTML से ये 3x3 हटा देते हैं और जावास्क्रिप्ट में लिख देते हैं। लेकिन ये क्या, स्क्रीन पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। सोचकर बताओ ऐसा क्यों हो रहा होगा। सर नहीं पता सर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट का काम है कैलकुलेशन करके रिजल्ट पता करना, लेकिन उस रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाने का काम तो HTML को ही करना पड़ेगा। यहाँ जावास्क्रिप्ट कैलकुलेशन तो कर रही है, पर जो रिजल्ट आया वो जावास्क्रिप्ट से HTML तक तो पहुँचाना पड़ेगा ना, ताकि HTML उस रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखा पाए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे document.write। document.write के बाद लिखना होता है ओपन पेरेंथेसिस और क्लोजिंग पेरेंथेसिस। जो भी रिजल्ट आप जावास्क्रिप्ट से HTML में पहुंचाना चाहते हो, वो आपको यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग पेरेंथेसिस के बीच में लिखना होता है। तो चलो ट्राई करके देखते हैं। हमने लिखा document.write, फिर ओपनिंग पेरेंथेसिस, फिर क्लोजिंग पेरेंथेसिस और फिर दोनों पेरेंथेसिस के बीच में लिख दिया 3x3। देखो वेबसाइट पर रिजल्ट दिखने लग गया है। जैसे इंग्लिश के हर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है और हिंदी में पूर्ण विराम लगाया जाता है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाया जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आपकी श्रद्धा है। आप सेमीकोलन लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ। कहाँ सर, श्रद्धा हमारी कहाँ है? बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सेमीकोलन ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आदत डालो सेमीकोलन लगाने की। चलो लगाते हैं सेमीकोलन। सर इस कोड के हिसाब से तो स्क्रीन पर हमेशा 3 का स्क्वायर ही दिखेगा। अगर यूजर को 4 का स्क्वायर देखना हो तो? सही बात है। ऐसे तो हम यूज़र को बोलेंगे नहीं कि ये लो भैया हमारा कोड, अगर 4 का स्क्वायर देखना है तो यहाँ 4 लिख लो और 5 का स्क्वायर देखना है तो 5 लिख लो। तो फिर करेंगे क्या? देखो ये तो क्लियर है कि यहाँ हम कोई फिक्स नंबर नहीं लिख सकते, ना 3 ना 4 ना ही कुछ और। तो चलो यहाँ x लिख लेते हैं। सर x नहीं, कुछ और लिखो। x को याद करके दुख होता है। अबे वो EX होता है, ये x है। भाई पढ़ लो यार। अब यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं, x लिखा हुआ है और x की वैल्यू यूज़र के हिसाब से चेंज होती रहेगी। चेंज होने वाली चीज़ को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में भी इसे वेरिएबल ही कहा जाता है। पर हम यहाँ वेरिएबल यूज़ कर पाएँ उससे पहले 2 चीज़ें करना ज़रूरी है। पहला, हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, या अंग्रेजी में बोलें तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखना होता है लेट और फिर स्पेस दे के वेरिएबल का नाम। ज़रूरी नहीं है वेरिएबल का नाम x ही रखो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हो। मान लो हमने वेरिएबल का नाम रख लिया हेलो। अब एरर आएगा क्योंकि हमने वेरिएबल बनाया है हेलो नाम से, पर यूज़ कर रहे हैं x नाम का वेरिएबल, यानी हमें यहाँ भी हेलो ही लिखना होगा। पर अभी भी एरर आएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब ये कि अगर वेरिएबल बनाते समय स्मॉल h लिखा है तो यूज़ करते समय भी स्मॉल h ही लिखना पड़ेगा। यानी या तो हमें यहाँ पे कैपिटल H लिखना पड़ेगा और या फिर यहाँ पे स्मॉल h। दोनों में से कुछ भी कर लो, एक ही बात है। चलो यहाँ पर स्मॉल h कर लेते हैं। अब ठीक है, जिस नाम से वेरिएबल बनाया
उसी नाम से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से पहले उसे कुछ वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना। तो चलो वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं 5। वैल्यू देने को अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू असाइन करना। तो यहाँ हमने अपने हेलो वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन कर दी है। देखो अब 5 का स्क्वायर स्क्रीन पर दिख रहा है। सर अभी भी तो हमेशा 5 का स्क्वायर ही दिखेगा, फिर वेरिएबल बनाने का फायदा क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है, यानी हमें वेरिएबल को इस तरह से फिक्स वैल्यू असाइन नहीं करनी है, बल्कि यूज़र से वैल्यू पूछनी है और वो वैल्यू वेरिएबल को असाइन करनी है। बाद में तो यूज़र से वैल्यू मांगने के लिए हम HTML इनपुट और बटन का यूज़ करेंगे, पर अभी के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन यूज़ कर लेते हैं, प्रॉम्प्ट। तो यहाँ 5 की जगह हम लिख देंगे प्रॉम्प्ट, ओपन पेरेंथेसिस, क्लोजिंग पेरेंथेसिस और फिर सेमीकोलन। अब वेबसाइट ओपन करने पर ऐसा पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप में जो भी नंबर लिखोगे उसी का स्क्वायर स्क्रीन पर दिख जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं कि हमने कोड में क्या लिखा है। पहली लाइन में हमने एक हेलो नाम का वेरिएबल बनाया है, या अंग्रेजी में कहें तो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। दूसरी लाइन में हम प्रॉम्प्ट की हेल्प से यूज़र से नंबर मांग रहे हैं और वो नंबर अपने हेलो वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। और फिर तीसरी लाइन में वेरिएबल का स्क्वायर करके document.write की हेल्प से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर किए बिना भी उसे वैल्यू असाइन की जा सकती है, यानी अगर हम ये लाइन हटा दें तब भी कोड सेम ही काम करेगा। लेकिन हम कभी भी इस तरह का शॉर्टकट नहीं मारेंगे। हम वैल्यू असाइन करने से पहले हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इसका फ़ायदा आपको कोर्स में आगे समझ आएगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले लेट की जगह वेर यूज़ किया जाता था, पर ये तो बस जानकारी के लिए बता दिया। आपको वेर कभी यूज़ नहीं करना है। आपको तो वेरिएबल हमेशा लेट की हेल्प से ही डिक्लेयर करना है। लेट और वेर के अलावा वेरिएबल कॉन्स्ट की हेल्प से भी डिक्लेयर किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वेर तो कभी यूज़ करना ही नहीं है, पर कॉन्स्ट यूज़ होगा। कहाँ यूज़ होगा वो कोर्स में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए तो बस लेट यूज़ करो। वेरिएबल डिक्लेयर करने की कहानी तो समझ ली। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने HTML में पढ़ा था उसी तरह यहाँ भी खाली स्पेस अनदेखा कर दिया जाता है, यानी अगर हम यहाँ एक खाली लाइन जोड़ दें तो ब्राउज़र उसे अनदेखा कर देगा और कोड बिल्कुल पहले की तरह ही काम करेगा। देखो इन जगहों पे हमने एक ही स्पेस दिया हुआ है। अगर हम इस खाली स्पेस को बढ़ा दें तो भी कोड सेम ही काम करेगा, बल्कि हम चाहें तो किसी भी लाइन का कुछ कोड अगली लाइन में भी लिख सकते हैं। ये जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस हैं ब्राउज़र सबको अनदेखा कर देगा। पर जब खाली स्पेस से फ़र्क ही नहीं पड़ता तो आप उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि खाली स्पेस बढ़ाने की जगह जितना खाली स्पेस दे रखा था वो भी हटा दो। देखो अब हमने सारा कोड एक ही लाइन में लिख दिया है और बीच में से भी सारा खाली स्पेस हटा दिया है। कोड अभी भी सेम ही काम करेगा। सर यहाँ पे आपने एक स्पेस अभी भी छोड़ा हुआ है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ जगहों पे कम से कम एक स्पेस होना ज़रूरी है। सर पता कैसे चलेगा कि कहाँ स्पेस देना ज़रूरी है और कहाँ बिना स्पेस के भी काम हो जाएगा? बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पे स्पेस देना ही पड़ता है। पहली तो यही हो गई वेरिएबल डिक्लेयर करते समय लेट और वेरिएबल के नाम के बीच में, और बाकी कोर्स में धीरे धीरे सामने आती रहेंगी। बल्कि आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि कहाँ स्पेस ना देने से खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ अगर लेट और हेलो को चिपका के लिख देंगे तो पढ़ने में कन्फ्यूज़न होगा कि ये लेट और हेलो लिखा हुआ है या लट हेलो लिखा हुआ है। पर देखो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ अभी भी क्लियर है कि ये हेलो इनटू हेलो लिखा हुआ है। हमें यहाँ तो स्पेस देना ही है, वो तो मजबूरी है। लेकिन जहाँ मजबूरी नहीं है वहाँ भी एक स्पेस छोड़कर ही कोड लिखेंगे ताकि कोड दिखने में सुंदर लगे, पढ़ने में आसान रहे। तो चलो वापस से स्पेस ऐड कर देते हैं। और हाँ एक बात और, अभी हम
पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। लेकिन हम ये दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ही उसे वैल्यू असाइन कर दें। वेरिएबल डिक्लेयर करा और साथ साथ ही वैल्यू भी असाइन कर दी। देखो, कोड अभी भी सेम काम कर रहा है। यूज़र जो भी पॉपअप में लिख रहा है उसका स्क्वायर स्क्रीन पर दिख रहा है। मान लो अब हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर नंबर का स्क्वायर नहीं, नंबर का डबल दिखे। चलो, सबसे पहले तो HTML फाइल में जाकर स्क्वायर की जगह डबल लिख लेते हैं। और अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल की तरफ। यहाँ हम स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल को खुद उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की जगह वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, अब पॉपअप में जो भी लिखो उसका डबल स्क्रीन पर दिख रहा है। मान लो अब हम डिवीज़न कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, तो अब हमें यूज़र से 2 नंबर मांगने पड़ेंगे, डिविडेंड और डिवाइज़र। यानी कोड में 2 प्रॉम्प्ट लिखने पड़ेंगे और उनकी वैल्यू स्टोर करने के लिए 2 ही वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। हेलो नाम का वेरिएबल तो पहले से है, एक हाई नाम का वेरिएबल और बना लेते हैं और फिर हेलो वेरिएबल को हाई से डिवाइड करके स्क्रीन पर दिखा देते हैं। और हाँ, HTML फाइल में जाकर हेडिंग भी चेंज कर देते हैं। देखो, हमने पहले पॉपअप में पहला नंबर एंटर किया, फिर दूसरे पॉपअप में दूसरा नंबर एंटर किया और डिवीज़न होकर रिजल्ट स्क्रीन पर दिख गया। जैसे हमने यहाँ हेलो और हाई नाम के वेरिएबल बनाए हैं, ऐसे ही आप ज़रूरत के हिसाब से किसी भी नाम के कितने भी वेरिएबल बना सकते हो। पर नाम रखने के भी कुछ रूल्स हैं। नाम में सिर्फ लेटर्स, अंडरस्कोर, डॉलर साइन और डिजिट्स यूज़ किए जा सकते हैं। डिजिट्स नाम के बीच में या बाद में तो आ सकती हैं, पर बिल्कुल शुरू में नहीं आ सकती। शुरू में तो लेटर्स, अंडरस्कोर या डॉलर साइन का ही होना ज़रूरी है। यानी ये और ये नाम तो ठीक है, पर ये नाम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें नंबर शुरू में आ रहा है। और ये भी नहीं चलेगा क्योंकि डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा कोई और सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें @ का सिंबल यूज़ हुआ है। और ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें नाम के बीच में स्पेस आ रहा है। चलो, नाम रखने के रूल्स तो हमने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं नाम रखने की कन्वेंशन। पर पहले रूल्स और कन्वेंशन के बीच का अंतर समझ लेते हैं। जब तुम स्कूल जाते हो तो स्कूल ड्रेस पहन के जाते हो, वो रूल है, मानना ही पड़ेगा। मान लो तुम किसी दिन जूतों की जगह हवाई चप्पल पहनकर स्कूल चले जाओ तो क्या होगा? सर और क्या, मुर्गा बनना पड़ेगा। और अगर किसी शादी में हवाई चप्पल पहनकर चले जाओ तो? शादियों में तो कोई रूल नहीं होता कि जूते ही पहनकर आने हैं, ना ही कोई तुम्हें मुर्गा बनाएगा। फिर वहाँ क्यों चप्पल पहनकर नहीं जाते? सर बस रिवाज है, ऐसे ही चला आ रहा है। सब शादियों में सूट और शेरवानी पहनते हैं तो हम भी सूट और शेरवानी पहनते हैं। रिवाज को ही अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेंशन। तो रूल्स यानी कि वो बातें जो माननी हमारी मजबूरी है, और कन्वेंशन यानी कि वो बातें जो मानना मजबूरी तो नहीं है, पर क्योंकि सब करते हैं तो हम भी करते हैं। कन्वेंशन का मतलब समझ आ गया? तो चलो पहली नेमिंग कन्वेंशन पढ़ते हैं। वेरिएबल का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू किया जाता है, यानी कि रूल के हिसाब से तो ये चारों ही नाम ठीक हैं, पर अगर कन्वेंशन के हिसाब से चलना है तो इन चारों में से भी ये ही नाम यूज़ कर पाओगे। चलो अब समझते हैं अगली नेमिंग कन्वेंशन। मान लो हम वेरिएबल का नाम एक से ज़्यादा शब्दों वाला रखना चाहते हैं। वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस तो दे नहीं सकते, इसलिए ये तो काम करेगा नहीं। तो दूसरा तरीका है शब्दों को चिपका के लिख दो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल का नाम पढ़ने में मुश्किल हो जाएगी। पहली नज़र में पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ एक शब्द खत्म है और दूसरा शब्द शुरू। तो तीसरा तरीका है कि शब्दों के बीच में अंडरस्कोर लगा दो। अब हर शब्द अलग अलग साफ साफ पढ़ा जा सकता है। इस तरह नाम लिखने को कहते हैं स्नेक केस। अगला तरीका है कि हर शब्द का पहला वर्ड कैपिटल कर दो, यानी कि डेट का D कैपिटल, ओ का O कैपिटल और एडमिशन का A कैपिटल। इसे कहते हैं पास्कल केस। पास्कल केस से मिलता जुलता ही होता है कैमल केस। कैमल केस में भी हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है, बस पहले शब्द को छोड़कर। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के नाम के लिए कैमल केस यूज़ करने की कन्वेंशन है।
अभी के लिए बस यही 2 कन्वेंशन, बाकी की कन्वेंशन पढ़ेंगे कोर्स में आगे। सर एक सवाल था, वेरिएबल्स के इतने बड़े नाम रखने ही क्यों हैं कि कैमल केस यूज करना पड़े? एक एक शब्द के छोटे छोटे नाम रख लें। हाँ, कुछ लोग करते हैं ये हरकत भी। पहले वेरिएबल का नाम रख लेंगे x1, दूसरे का x2, तीसरे का x3 और बस ऐसे ही गाड़ी चलाते रहेंगे। पर याद है ना, क्लीन कोड का सिद्धांत पढ़ते समय हमने नेमिंग कन्वेंशन के बारे में क्या पढ़ा था? हाँ सर, हमेशा मीनिंगफुल नाम रखने चाहिए। बिल्कुल सही। हेलो हाय जैसे नाम रखोगे तो नाम सुन के पता ही नहीं चलेगा कि इस वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है। चलो कुछ अच्छे नाम रखते हैं। अब ठीक है, अब वेरिएबल का नाम पढ़ते ही समझ आ रहा है कि इसे डिवाइड करना है और इतने से डिवाइड करना है। लेकिन जब मीनिंगफुल नाम रखने की कोशिश करोगे तो कई बार एक से ज़्यादा शब्दों का नाम भी रखना पड़ेगा, और एक से ज़्यादा शब्दों का नाम रखोगे तो कैमल केस यूज़ करना होगा। यहाँ एक छोटी सी चीज़ और समझ लें, मैथ में तो आपने इक्वल टू बहुत यूज़ किया होगा, और अब हम जावास्क्रिप्ट में इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं, पर दोनों जगह इक्वल टू का मतलब अलग अलग है। मान लो मैथ में भी x इक्वल टू 16 - x लिखा हुआ है और जावास्क्रिप्ट में भी x इक्वल टू 16 - x लिखा हुआ है। बात सेम लिखी हुई है, पर दोनों जगह पे मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग है। मैथ में जानकारी दी जा रही है कि x 16 - x के बराबर है। इस जानकारी की मदद से हम पता कर सकते हैं कि x की क्या वैल्यू है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकल आएगी 8। वहीं जावास्क्रिप्ट में जानकारी नहीं दी जा रही, बल्कि काम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि x की वैल्यू बदल कर 16 - x के बराबर कर दो। पर ऐसा करने के लिए हमें x की वर्तमान वैल्यू पता होनी चाहिए। मान लो x की वर्तमान वैल्यू है 5, तो x की नई वैल्यू हो जाएगी 16 - 5 यानी कि 11। पर अगर x की वर्तमान वैल्यू है 10, तो x की नई वैल्यू हो जाएगी 16 - 10 यानी कि 6। इसीलिए अगर मैथ में लिखो x इक्वल टू 5 और फिर x इक्वल टू 6, तो टीचर काट के अंडा पकड़ा देगा। और सही बात है, हम कह रहे हैं कि x 5 के बराबर भी है और x 6 के बराबर भी है, पर दोनों चीज़ें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? पर सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट में लिखने में कोई गलती नहीं है। हम कह रहे हैं कि x में 5 स्टोर कर लो और फिर कह रहे हैं कि उसे हटाकर x में 6 स्टोर कर लो। चलो कोड लिख कर देखते हैं। पहले हमने x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उस वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन कर दी, फिर document.write की हेल्प से x की वैल्यू स्क्रीन पर दिखा दी, फिर हमने x को वैल्यू असाइन कर दी 6 और document.write की हेल्प से फिर से स्क्रीन पर x की वैल्यू दिखा दी। देखो स्क्रीन पर पहले 5 लिखा आ रहा है और फिर 6, यानी कि x की वैल्यू पहले 5 थी और फिर 6 हो गई। सर, ये 5 और 6 एक ही लाइन में क्यों आ रहे हैं? अलग अलग लाइन में क्यों नहीं आ रहे? इन्हें अलग अलग लाइन में कैसे दिखाएं, ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अभी एक छोटी सी चीज़ और समझो। यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर अगली ही लाइन में उसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि ये दोनों काम एक लाइन में भी किए जा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ तो हमने लेट लिख दिया है, पर यहाँ लेट नहीं लिखा, क्योंकि वेरिएबल को वैल्यू तो कितनी भी बार असाइन कर लो, पर डिक्लेयर एक ही बार करना होता है। अगर हम यहाँ भी लेट लिखते हैं तो एरर आएगा, क्योंकि अब x नाम का वेरिएबल 2 बार डिक्लेयर हो रहा है। चलो अब समझते हैं कि जितना अब तक पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे। आपको अपने फ़ोन पर या कंप्यूटर पर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करनी है और फिर उस पर अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको हमारी वेबसाइट codeyogi.io पे जाना है और क्लिक करना है ज्वाइन नाउ बटन। ऐसा करने पर आपकी कोडयोगी बॉट के साथ चैट शुरू हो जाएगी। वो आपको गाइड करेगा कि कौन कौन से असाइनमेंट करने हैं और कैसे करने हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।